हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका न्यू हेवन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट यूनिट की। मतलब मैं क्लास 12 के क्लासेस शुरुआत करने वाला हूं बायोलॉजी की। और आपको ये बता दूं कि आपका जो नया सिलेबस आया है जिसमें चैप्टर्स कटे हुए हैं, एक्चुअली उसका वीडियो बन चुका है। आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस आपका कटा है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कौन सा चैप्टर कट गया है। एक्चुअली मैं बायोलॉजी की क्लास शुरू करने वाला हूँ और आज आपका अगर मैं 12th की बात करूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिट थी जनन या रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर थे और आपका ये पहला चैप्टर काट दिया गया है। एक्चुअली मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपके जो आगे के 3 चैप्टर्स हैं वो तीनों चैप्टर्स आपको ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिक शब्द ऐसे हैं जो आपको जानने जरूरी हैं और ये शब्द ही मैं बताऊंगा, रैंडमली पढ़ाऊंगा। ये चीज 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं ऐसे ही सिंपली आपको बता देता हूँ, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरी बातों को सुनते रहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना था और अब नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो हमारे लिए जरूरी है उनका जानना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि ये था चैप्टर जनन क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्शन आप समझिए क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जनन, और अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं रिप्रोडक्शन तो इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, री एंड प्रोडक्शन। अगर री अलग करोगे मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न होना, किसी भी चीज का दोबारा से उत्पन्न होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज एनिमल्स या ये चीज जो है सजीव में काम आती है और निर्जीव में इसको नहीं बोलते हैं कि निर्जीव में रिप्रोडक्शन एक्चुअली नहीं होता है, सजीव में भी होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव का जन्म होता है। किसी एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का जन्म होता है। अब एक बात याद रखिए कि होता क्या है कि अब जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें जिस जीव के अंदर जनन हो रहा है वो अपनी ऑफस्प्रिंग को, जिसको पैदा करने वाला है, जिस संतान को बनाने वाला है, वो सेम होगा, मतलब एक जैसा होगा। अब एक जैसा कैसे होगा? ऐसे थोड़ी ना, अब तो आप यही बोलोगे कि हमारे जो मम्मी पापा हैं हम उनकी तरह नहीं है, आप उन्हीं की तरह हैं। बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास कितना मुंह है, कितना हाथ पैर है, जैसा जो कुछ शरीर की संरचना है वो किसकी तरह, आपके मम्मी पापा की तरह है। अगर आप, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप हाथी जैसे दिखते हैं, हो सकता है कुछ लोग हाथी जैसे दिखते हो, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य बनता है, हाथी का बच्चा हाथी बनता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली बनेगा। कभी बिल्ली का बच्चा कुत्ता नहीं बन सकता, कुत्ते का बच्चा हाथी नहीं बन सकता। ठीक है, तो लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इंसान का बच्चा कुछ ना कुछ तो जनता है, कभी गधा बनता है, कभी मुर्गा बनता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह से, तो ये हो गया आपका जनन। मतलब आपको मैंने बता दिया कि जनन क्या होता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीव का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द बहुत जरूरी आता है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन अवधि, मतलब जीवन काल। देखो, किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु तय है। आपको पता है गीता में कहा गया है कोई भी जन्म लेता है तो मृत्यु उसकी होती है। तो मान लो जन्म लिया उसने, जन्म लेने के बाद उसकी डेथ हो गई, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं जीवन काल। बहुत आसान सा है, कोई 2001 में पैदा हुआ, 2050 में मर गया, तो उसके बीच का जो समय था, जो टाइम था, वो हम बोलेंगे उसका जीवन काल। बात समझ में आई? अब ये जो है डेथ जो होती है वो नेचुरल होनी चाहिए। अगर आप किसी भी जीव जंतु का जीवन काल देख रहे हो तब जब उसका जीवन काल हम निकालते हैं तो वो डेथ जो होती है वो प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ते में उसको किसी ने मार दिया, वो जा रहा था उसको किसी ने मार दिया, वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई। किसी ने खाने के लिए किसी मुर्गे को मार दिया तो वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। ठीक है, वो तो बेचारा जन्म लिया था, अंडा देखो, अंडा बच्चा उसमें से निकला ही नहीं, उसके पहले ही मर गया। तो ऐसा कुछ नहीं। जीवन अवधि जो होती है, लाइफ स्पान जो होता है, वो निकाला कैसे जाता है, मतलब जन्म से लेकर के जो प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय होता है वो होता है जीवन काल। और ये हर जीव में अलग अलग होता है और ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। पहली चीज, साइज पे डिपेंड नहीं करता कि जितनी बड़ी साइज होगा उतना ज्यादा जीवन काल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जनन के प्रकार के बारे में, जनन की विधियों के बारे में। तो अब क्योंकि चैप्टर में पढ़ा रहा होता तो आपको डिटेल में बताता, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। अक्सर जो जनन के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी जो जनन होता है वो किसी एक जनक के द्वारा होता है।
किसी एक पेरेंट के द्वारा होगा। जैसे मनुष्य की बात करो तो अगर एक पुरुष ही एक बच्चे को जन्म दे दे, एक पुरुष अकेले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसमें ये खास करके पौधों में होता है और जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें होता है। ठीक है, निम्न श्रेणी के जंतु का मतलब समझते हो ना? निम्न श्रेणी का मतलब जो छोटे जीव हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये बहुत छोटे हैं, उनसे बड़ा और आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे जंतु हैं जिसमें अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में हमेशा एक जनक की आवश्यकता रहती है। एक जनक अकेले खुद एक संतान का निर्माण कर सकता है। जनक आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो जनक। ठीक है, और अगर दो जनकों की आवश्यकता पड़ी, किसी भी संतान की जन्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए दो जनकों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तब उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। एक्चुअली यहां पे अलैंगिक और लैंगिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं, अलैंगिक को एसेक्सुअल और इसे बोलते हैं सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब लैंगिक और अलैंगिक में भेद आपको शायद पता लग गया होगा। अलैंगिक जनन जो होता है वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे गुलाब का पौधा होता है, एक पौधा होता है, दो पौधे की जरूरत नहीं पड़ती। आप पौधे को तोड़ते हो, कैसे फेंक देते हो, लग जाता है। ठीक है, उसमें से पौधा निकल आता है। तो ये अलैंगिक जनन, कायिक जनन है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के अंदर होता है ये प्रकार का रिप्रोडक्शन, दूसरे जो बड़े जंतु हैं उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका जन्म के प्रकार। बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ये अलैंगिक जनन में सबसे जो इंपॉर्टेंट, देखिए आप साइड में देख सकते हैं, ये विभाजन है। विभाजन क्या होता है? विभाजन का मतलब दो बट जाना है या दो से ज्यादा चीजों, मतलब कोई एक जंतु है वो दो भागों में बटा या कई भागों में बट गया, उसको क्या बोलेंगे? विभाजन बोलेंगे। अब ये विभाजन दो प्रकार का होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ऐसे देख लीजिए। ये होगा द्विविखंडन। अगर एक जीव से दो जीव बनेगा तो उसको बोलेंगे द्विविखंडन, और अगर एक जीव से कई जीव बन जाएंगे टूट करके, उसे बोलेंगे बहुविखंडन। ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। खास करके अमीबा में द्विविखंडन देखने को मिलता है। ठीक, अब अगला है बीजाणु जनन। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो बीजाणु का निर्माण करते हैं, स्पोर का निर्माण करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, स्पोर तभी निर्माण होता है जब जो परिस्थितियां होती बिल्कुल प्रतिकूल हो जाती हैं, उस टाइम पे जो है बीजाणु जनन होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। जो जीव होता है वो एक प्रकार का कठोर खोल बना देता है और उस खोल के अंदर अपना जीव द्रव्य संरक्षित कर देता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको जीव द्रव्य के बारे में नहीं पता होगा। जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य होता है। ठीक है, जो इसे हम कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। तो उसमें वो पूरी तरह से जीव द्रव्य को संगठित कर देता है और उसी में डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें संरक्षित हो जाती हैं स्पोर के अंदर में। तो उसे हम बोलते हैं बीजाणु। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब ये देखो, जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगे तो ये बीजाणु फूट जाएगा और इसका जो जीव द्रव्य है वो नया जीव बना लेगा। अभी देखो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक ही जीव अपना बीजाणु का निर्माण कर दिया और उसके बाद उसने उसको ऐसे छोड़ दिया, खुद मर गया। ठीक है, उसके बाद उस बीजाणु से नया जीव बन जाता है। ये भी अलैंगिक जनन है। बात कर ले मुकुलन की। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। ध्यान से देखना, अभी ये मेरी की बॉडी है। ठीक है, मेरे हाथ से एक हाथ और निकल जाए और फिर वो टूट करके पूरे जीव का निर्माण कर ले, पूरे नए आदमी का निर्माण कर ले, तो उससे हम बोलेंगे मुकुलन। खास करके ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे ईस्ट है, देखिए यहाँ पे फिगर आप देख लीजिए, वैसे आपको समझ में ज्यादा आएगा। ईस्ट है, देखो वहां पे उसके मुकुलन मतलब उसके छोटे छोटे बडिंग निकलते हैं, छोटे छोटे ऐसे देखो उभार निकल रहे हैं। बाद में वो टूट करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, नए ईस्ट का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं मुकुलन। अब बात करते हैं खंडी भवन। देखिए खंडी भवन और विखंडन में अंतर है। खंडी भवन में क्या होता है कि कहीं से भी टूट जाएगा, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, कहीं से भी बॉडी टूट जाएगी और टूटने के बाद नए जीव का निर्माण कर लेगी, उसे हम बोलते हैं खंडी भवन। और ये भी कई भाग में टूट जाते हैं। जैसे एग्जांपल स्पाइरोगायरा आप देख सकते हो। स्पाइरोगायरा जो होता है वो खंडी भवन दर्शाता है। अगला है पुनरुद्भवन। एक पुनरुद्भवन आप समझते होंगे। पुनरुद्भवन का मतलब पुनः से उद्भवन। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आपने स्टारफिश का नाम सुना होगा, आपने स्टारफिश के बारे में आप जानते होंगे दोस्त। स्टारफिश को आप जितने भाग से काट दोगे ना, उतने ज्यादा स्टारफिश बन जाएंगे। उतने ज्यादा स्टारफिश कैसे बन जाएंगे, ऐसे स्टारफिश होता है। बहुत ज्यादा अच्छा स्टार तो मैं नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी देखिए आप इसको यहां से काट दीजिए तो एक नया स्टारफिश बन जाएगा।
पुनरुद्भवन में क्या होता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, मतलब दोबारा से अपने शरीर का निर्माण कर लेना, ये रीजनरेशन होता है। जैसे आपकी छिपकली होती है ना, छिपकली कैसे बनेगी, छोड़ो, वहां पे देखो, छिपकली होती है ना, छिपकली क्या करती है, उसको पूंछ कट जाती है तो फिर से पूंछ उग जाती है ना, बात समझ में आई? तो उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। ये जनन में क्या होता है, अब ये इसे हम जनन में कब रखते, छिपकली वाली पूंछ, जब उसकी छिपकली की जो पूंछ है ना वो फिर से एक छिपकली बना लेती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो पुनरुद्भवन आपको समझ में आया होगा कि दोबारा से बन जाना। लेकिन अगर स्टारफिश को आप कितना भी काट दोगे ना, तो क्या होगा कि हर भाग से एक नई स्टारफिश का निर्माण हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये अलैंगिक जनन के टाइप थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन के बारे में दोस्त, लैंगिक जनन जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से है, और इसलिए ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहला शब्द आता है युग्मक। और ये कुछ शब्द बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जंतु होता है, जब जीव जंतु होता है कोई भी, तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ होती है ना। लाइफ स्पैन आपने सुना, अभी मैंने आपको बताया उसकी लाइफ स्पैन थी, ये समझ लो लाइफ है उसकी, वो मान लो 70 साल जीता है, मान लो एक मनुष्य है 70 साल जी रहा है, 70 ईयर, ठीक है, इसकी एज है फुल, यहाँ पे 0, यहाँ पे 70। अब देखो 18 साल में यहाँ पे लिख देता हूं, 18 साल के बाद यहाँ पे लिख देता हूं 40 साल। तो कोई भी जो जीव है उसकी पूरी लाइफ के अंदर वो जितना जी रहा है, 3 स्टेजेस होती हैं, 3 प्रकार की स्टेज होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। देखो पहली जो स्टेज होती है वो बच्चे वाली होती है, उसको हम बोलते हैं किशोरा अवस्था, आप अच्छे से जानते हो। जुवेनाइल स्टेज इंग्लिश में कहते हैं, क्या, जुवेनाइल स्टेज, लिख दूं, जुवेनाइल स्टेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। अब बताओ किशोरावस्था में क्या होता है, बताऊंगा अभी, ठीक है, किशोरावस्था। उसके बाद दूसरी स्टेज को बोलते हैं वयस्क अवस्था, एडल्ट, वयस्क अवस्था, या इसे बोलते हैं एडल्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो स्टेज होती है ये होती है वृद्धावस्था। अब इसे मैं 60 करूं, नहीं 45 करता हूं, ठीक है, 45। एक्चुअली 40 के बाद बायोलॉजिकल डेथ जो बॉडी होती है वो बायोलॉजिकली डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था आ जाती है, ठीक है। देखो भाई, वृद्धावस्था ये तीसरी फेज है। अब ये तो हो गई आपकी बॉडी की अवस्था। अब इन सभी चीजों को अगर हम जनन के दृष्टि से देखें तो 3 अवस्था में व्यक्ति रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना तो किशोरावस्था में कर सकता है, ना वृद्धावस्था में कर सकता है, वो वयस्क अवस्था में कर सकता है। तो अब देखिए वयस्क अवस्था को क्या बोलते हैं, वयस्क अवस्था को हम बोलते हैं जनन क्षम अवस्था। मतलब वो अवस्था जिसमें जो बॉडी होती है वो जनन करने में सक्षम होती है, जनन क्षम अवस्था बोलते हैं। मतलब इसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है एक जीव के अंदर में। जबकि किशोरावस्था को हम बोलेंगे जनन पूर्व अवस्था, प्री रिप्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, जनन पूर्व अवस्था। और वृद्धावस्था को जनन पश्च अवस्था बोलते हैं, ठीक है। ये बात मैं बता रहा हूं, ये आपको समझने में आसानी होगी। तो ये एक लैंगिक जनन के अंदर में पूरा जीव है उसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, लाइफ साइकिल होती है। अब हम बात करेंगे एडल्ट फेज की, मतलब जननक्षम अवस्था में क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले होता है किशोरावस्था में तो बॉडी का निर्माण होगा, अच्छे से सब कुछ बन जाएगा। अब बात करेंगे जननक्षम अवस्था में क्या होता है, और जननक्षम अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। एक तरह से कह सकते हो लैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा गया, तो लैंगिक जनन को भी 3 भागों में बांटा गया। ये आपका लैंगिक जनन है, इसको भी मैं बांट देता हूं 3 भागों में। ये आपका है क्या, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए आपने सुना होगा निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है दोस्त, निषेचन की प्रक्रिया होती है जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल युग्मक आपस में मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं निषेचन। वो अलग चीज हो गई, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो होता क्या है कि जो जननक्षम अवस्था है उसकी 3 स्टेज होती हैं, ठीक, या लैंगिक जनन है उसकी 3 स्टेज होती हैं, और जो इसकी बीच की स्टेज होती है जिसको मध्य में रखा जाता है वो है फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। क्या है, निषेचन, ये मध्य में है। ऊपर वाले को बोलेंगे निषेचन पूर्व अवस्था और नीचे वाले को बोलेंगे निषेचन
पश्चावस्था, मतलब निषेचन के बाद और निषेचन के पहले और निषेचन की अवस्था। अब देखिए निषेचन में क्या होता है बताऊंगा अभी, अब इसको रोक देते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। निषेचन से पहले की अवस्था में जो मेल और फीमेल हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक क्या होता है ये देखिएगा, आ जाता है शब्द युग्मक। युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं गैमीट। क्या बोलते हैं? गैमीट। ठीक है, आपकी जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल कोशिका होती है, वो कैसी होती है सर? नॉर्मल कोशिका जो है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि युग्मक को हम जनन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका बोलते हैं। और इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं, मतलब इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, 46 नहीं होते, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। और यहां पे मैं बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो इसके अंदर में जो मेल गैमीट होता है वो छोटा होता है और फीमेल गैमीट बड़ा होता है, मतलब दोनों का आकार अलग होता है, मतलब ये दोनों विषम युग्मकी होते हैं। तो ये गैमीट जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं जनन कोशिका, जिनमें आधे गुणसूत्र होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अगुणित कोशिका। तो युग्मक कहां बनता है? बॉडी के अंदर बनता है। कब बनता है? निषेचन के पहले बनता है। तो निषेचन के पहले की अवस्था में क्या होगा? आपका जो युग्मक बनेगा वो युग्मक जो है उसका निर्माण होगा, और उसको हम बोलते हैं शुक्राणु और अंडाणु, मतलब स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, और ये जो बनते हैं ये बन जाते हैं निषेचन पूर्व अवस्था में, और फिर वहां से ये बाहर आते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब जो मेल के स्पर्म होते हैं और फीमेल की ओवम होती है वो दोनों आपस में मिलते हैं निषेचन की अवस्था में, तो उसको हम बोलते हैं निषेचन अवस्था, उसे हम बोलते हैं निषेचन। अब निषेचन क्या है? निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल जो युग्मक होते हैं, नर और मादा युग्मक होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं निषेचन। युग्मक क्या होता है? युग्मक जनन कोशिका होती है जो दोनों जनकों के अंदर बनती है। अब देखिए यहाँ पे जो आधे आधे गुणसूत्र थे, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे दोनों कोशिका, तो कुल मिला के कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, तो एक नॉर्मल सी कोशिका बनेगी। देखिए हुआ क्या कि एक निषेचन ऐसे हुआ, एक ये वाली कोशिका थी और एक ये वाली कोशिका थी, इसे हम बोलेंगे फीमेल गैमीट, इसको बोलेंगे मेल गैमीट। ठीक है, मतलब ये शुक्राणु या अंडाणु ये आपस में मिल जाएंगे तो सर क्या बन जाएगा? एक नई कोशिका बन जाएगी। इसके अंदर कितने गुणसूत्र? 23। इसके अंदर कितने? 23। कितने हो गए? 46। देखो मैं 23 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने मनुष्यों का रेफरेंस लिया है, ह्यूमंस का रेफरेंस लिया। अब ये 46 गुणसूत्रों वाली जो एक नॉर्मल सी कोशिका बनी, इसी कोशिका को बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज, जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं। और ये युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा और बना लेगा एक छोटा सा भ्रूण, इसको हम बोलते हैं भ्रूण। मतलब एक छोटी सी ऐसी संरचना बनाएगा जो मनुष्य या जिस जीव का होगा उसके आकार का बन जाएगा, उसे हम बोलते हैं भ्रूण। लेकिन ये कहाँ रहेगा? ये अपने माँ के गर्भ में रहेगा, यूट्रस में रहेगा, तभी हम इसको भ्रूण बोलेंगे। ठीक है, और एक प्रक्रिया होती है भ्रूणोद्भव, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? अगर युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है उससे बोलते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है, तो युग्मक क्या होता है? जनन कोशिका होती है जो मेल और फीमेल अलग अलग शरीर के अंदर बनती है। मेल के अंदर बनती है, मतलब पुरुषों के अंदर बनती है स्पर्म या शुक्राणु, और महिलाओं या फीमेल के अंदर बनती है ओवम या अंडाणु। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं, तो उसको निषेचन कहते हैं। मिलने के बाद एक नॉर्मल सी नई अच्छी कोशिका बन जाती है जो द्विगुणित होती है, जिसके पास डबल गुणसूत्र होते हैं, उसको हम युग्मनज कहते हैं। और फिर युग्मनज से निर्माण हो जाता है बच्चे का, उसे हम बोलते हैं भ्रूण। लेकिन हाँ, भ्रूण तभी तक बोलेंगे जब माँ के गर्भ में होगा, तब जब बाहर आएगा तो उसको भ्रूण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने पहले चैप्टर में थोड़ी बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें आप पढ़ लीजिए। बाकी अगले क्लास में मैं सेकंड चैप्टर लेकर के आऊंगा, वहां पे आपको एक एक चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, तो ये सारी बातें वहां पे फिर से रिपीट होंगी। आप यहाँ पे आज जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जो कि है पौधों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ये आपका चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बढ़िया से। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी चीजों को देखें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा।